हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैंड के बारे में। ये लैंड होता क्या है, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लैंड यूज़ क्या होता है, लैंड यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे, और उसका कंजर्वेशन। उसके बाद हम लोग सॉइल पे आएंगे, सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि ये सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। सॉइल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी जानेंगे। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, सॉइल का कंजर्वेशन को कैसे करते हैं, और उसका क्या क्या मेथड्स है जो कि प्रूवन मेथड्स है, जो कि प्रैक्टिस में आ रहा है, वो हम लोग यूज़ करेंगे। और वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वो हम लोग पार्ट बी में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं लैंड से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस का 30% वो सिर्फ 30% ही लैंड है, बाकी सारा वाटर है। और मज़े की बात यह है कि ये 30% में ही 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और भी जो कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये सिर्फ 30% में ही रहते हैं। और बाकी 90% और बाकी जो आपका वाटर वाला पार्ट है उसमें बस कुछ एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो ये चीज़ हम गौर कर रहे हैं कि लैंड का साइज भी कम है और यहाँ पे रहने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जो 30% लैंड है जिसमें सारे लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग रह रहे हैं, उस 30% का भी 70% काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन है उसका, और उसमें कहीं कहीं तो वहाँ कोई लोग रहते ही नहीं है। तो एक तो 30% लैंड है, उसमें भी 70% स्पार्सली पॉपुलेटेड है, या वहाँ कोई है ही नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो लोग बहुत कम जगह रह रहे हैं, और इसके कारण और भी बहुत सारे डिटेल्स वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम लैंड यूज़ के बारे में आते हैं। लैंड यूज़ होता क्या है? लैंड का अलग अलग तरीके से यूज़, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जो कि हम लोग फार्मिंग करते हैं, उपजाते हैं जो भी पैदावार हो। फॉरेस्ट्री में हम लोग पेड़ लगाते हैं जिससे कि हम लोग को फ़ायदा हो, फ्रूट से या जो भी मेडिसिन्स या वुड्स। फिर माइनिंग हो गया कि अगर मान लिया जाए कोई एरिया मिनरल रिच है, जैसे झारखंड है, तो वहाँ पे बहुत सारे माइंस हैं। वहाँ पे अगर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ से हम और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो भी उसका एक यूज़ हुआ। लैंड यूज़ का और भी यूज़ है, जैसे कि हाउस हो गया, रोड है, इंडस्ट्री को हम सेटअप कर रहे हैं, वो सारे लैंड पे ही करते हैं। तो ये सारे वेरियस यूजेस है लैंड, इसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। ये सारे टर्म को अगर हम एक अम्ब्रेला टर्म दें तो ये हो गया लैंड यूज़। नेक्स्ट है कि लैंड यूज़ को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो लैंड यूज़ का 2 फैक्टर होता है डिटर्मिनेशन का। पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले फिजिकल फैक्टर में जाएंगे। फिजिकल फैक्टर में है टोपोग्राफी। अगर किसी भी एरिया का टोपोग्राफी अच्छा है, जैसे कि मान लिया जाए कि वो प्लेन एरिया है, टोपोग्राफी का मतलब हो गया रिलीफ, एक तरीके से वो कैसा है। अगर वो सपोज प्लेन एरिया है तो हम वहाँ पे आराम से इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, रह सकते हैं। वहाँ पे हम लोग फसल भी उपजा सकते हैं, क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब फार्मिंग कर सकते हैं। तो और अगर ये हिली एरिया है, सपोज हिली एरिया है, किसी भी जगह का फीचर है कि वो हिली एरिया है, वहाँ पे हमको रहने में भी दिक्कत होगा, इंडस्ट्री सेटअप करने में भी प्रॉब्लम है, और फार्मिंग में भी दिक्कत होती है। तो लैंड यूज़ का एक पहला फिजिकल फैक्टर है टोपोग्राफी। अगर फेवरेबल टोपोग्राफी रहा तो वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर अनफेवरेबल रहा तो वहाँ बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा है सॉइल। अगर सॉइल फर्टाइल रहा तो वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। क्लाइमेट, अगर फेवरेबल क्लाइमेट है तो वहाँ पे या तो फार्मिंग हो गया, या तो फॉरेस्ट्री हो गया, या तो हम वहाँ एग्रीकल्चरल यूज, इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे बहुत लोग रह भी सकते हैं अगर क्लाइमेट सही रहा तो वहाँ पे एक सेटलमेंट भी बन सकता है। तो लैंड यूज़ क्लाइमेट से भी डिपेंड करता है, जो कि फिजिकल फैक्टर में आता है। नेक्स्ट इज मिनरल। मैं बताया था कि झारखंड का एक एग्जांपल लें कि वो मिनरल रिच एरिया है, तो वहाँ का लैंड यूज़ क्या होगा? वहाँ पे हम माइनिंग कर सकते हैं, आयरन ओर निकाल सकते हैं, या एल्यूमिनियम का ओर निकाल सकते हैं, या और भी अदर चीज़ है। माइका हो गया, झारखंड माइका के लिए फेमस है। तो वहाँ पे बहुत तरह का हम माइनिंग कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो लैंड यूज़ मिनरल्स पे भी डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
वाटर का अवेलेबिलिटी है तो वहाँ सेटलमेंट भी होगा, इंडस्ट्री भी होगा और फार्मिंग भी होगा। जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पे फार्मिंग में कौन कौन सा क्रॉप यूज़ किया जाता है? पैडी कल्टीवेशन होता है, मतलब राइस, जूट हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा वाटर जहाँ पे उसको जरूरत पड़ता है। तो राइस और जूट सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी वाले एरिया में उसको हम ग्रो करते हैं। कम वाले में हम लोग अलग अलग तरह के दूसरे तरह का फसल ग्रो करते हैं। ठीक उसी तरह ये हो गया फिजिकल फैक्टर्स। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन आता है अगर, और टेक्नोलॉजी। तो हम पहले टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हम कोई भी मिनरल रिच एरिया को हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम सपोज आयरन ओर है तो हम उससे हम स्टील बना सकते हैं, स्टील का फैक्ट्री बन सकता है, आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री या एल्यूमिनियम का फैक्ट्री। मगर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? वो हमारा जो भी रिसोर्स है वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, तो लैंड यूज़ नहीं हो पाएगा। इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी है तो भी लैंड यूज़ हम कर सकते हैं। दूसरा है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन रहेगा अच्छा खासा तो हम उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन ही नहीं है तो फिर यूज़ करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो हम लोग देखें कि लैंड यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स होते थे, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स। अब लैंड को क्लासिफाई हम करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे लैंड का क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक है प्राइवेट लैंड जो कि इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता है। दूसरा है कम्युनिटी लैंड जो कि एक खास कम्युनिटी का होता है। वो जनरली कलेक्शन ऑफ फोडर के लिए होता है। फोडर बोले तो जो भी हमारा पेट एनिमल्स होता है, जैसे हो गया गाय, भैंस, बकरी, उन लोगों का चारा जिसको फोडर बोलते हैं, तो वो वहाँ से कलेक्ट किया जाता है कम्युनिटी लैंड से। या कोई पेड़ है, आम का पेड़ हो गया या अमरूद है या कुछ और है, तो उससे आप फ्रूट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, नट्स भी कर सकते हैं, मेडिसिनल हर्ब भी कर सकते हैं। सारे कम्युनिटी लैंड का ये फायदा है। तो ये कम्युनिटी लैंड जो है ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस होता है, इसको सब लोग यूज करते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डिमांड भी पीपल की बढ़ रही है और हमारा लैंड लिमिटेड है। इसके कारण क्या है कि पीपल, आज के लोग जो है लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं। इंक्रोच का मतलब क्या हुआ? इलीगली ऑक्यूपाई करना। लोग इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और फिर वहाँ पे अपना एग्रीकल्चरल एरिया को बढ़ा रहे हैं इंक्रोच करके। या अगर हम रिवर का ही एग्जांपल लें तो सैंड माइनिंग होता है, बालू निकाला जाता है रिवर से। तो बालू भी इतना ज़्यादा निकाला जा रहा है जिससे कि रिवर का भी लाइफ खराब कम हो रहा है और रिवर में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। तो ये जो हमारा लैंड का अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, तो इंक्रोचमेंट हो रहा है, इससे सारा नुकसान हो रहा है हम लोगों को। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे चीज़ को जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स का मेजर थ्रेट है, मेजर थ्रेट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो मेजर थ्रेट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? पहला है लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम लैंड का सही से यूज़ ना करें तो वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा, लैंड का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। दूसरा है लैंड स्लाइड। तीसरा है सॉइल इरोजन। अगर हम सॉइल का देखभाल नहीं करें तो बारिश के टाइम में सारा सॉइल बह जाएगा या विंड से सारा सॉइल हट जाएगा, तो सॉइल इरोजन हो गया। डेजर्टिफिकेशन। अगर क्लाइमेट सही नहीं है और हम उसका सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं सॉइल का, तो वहाँ पे डेजर्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लग जाता है। वाटर रिटेंशन नहीं रहेगा, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा एंड दिस विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन। तो ये सारा चीज़ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, ये सारा मेजर थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चरल का डिस्क्रिमिनेट एक्सपेंशन अब धीरे धीरे कर रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ये लैंड रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे करें? प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही थी वो तो देख लिए, डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उसको कंजर्व कैसे करें? कंजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है एफॉरेस्टेशन की। हम फॉरेस्ट लगाएं, ठीक है? जहाँ जहाँ खाली एरिया मिला वहाँ पे फॉरेस्ट लगाते हैं। जैसे क्या होगा, लैंड सॉइल इरोजन कम होगा, हमको अच्छा वातावरण मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा एडिक्वेट अमाउंट में, पॉल्यूशन भी कम होगा। लैंड रिक्लेमेशन है दूसरा तरीका। तीसरा है रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमम यूज करना, ना कम ना ज़्यादा यूज करेंगे तो सॉइल धीरे धीरे खराब हो जाएगा, वो बैरन हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग को हम लोग को रोकना है। ओवरग्रेजिंग को रोकेंगे कैसे? ओवरग्रेजिंग होता क्या है? अगर कोई खाली लैंड है जिसमें कि घास उगा हुआ है और हमारे पास बहुत पालतू जानवर हैं जो कि घास खाने वाले हैं, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, शिप है,
तो वो सारे लोग को ऐसे छोड़ दिए चरने के लिए, और वो चर के जो है पूरा घास खा ली। पूरा घास खाने से प्रॉब्लम ये होता है कि सॉइल के ऊपर जो घास का प्रोटेक्टिव कवरिंग था वो खत्म हो गया। अब क्या, अगर बारिश होगी तो सारा सॉइल बह जाएगा, या अगर विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो सॉइल उड़ के चला जाएगा। घास हर एक चीज़ से रोकती थी, तो हमको क्या करना है कि वो घास का लेयर को पूरा हटने नहीं देना है, ओवरग्रेजिंग नहीं होने देना है, जिससे कि हमारा लैंड कंजर्व रहेगा। तो ये सारे मेथड्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में आते हैं, सॉइल। ये सॉइल होता क्या है कि अर्थ के जो टॉप लेयर पे जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है, उसका जो थिन लेयर होता है ग्रेनी सब्सटेंस का, उसको सॉइल बोलते हैं। सॉइल कहाँ का कैसा होगा वो वहाँ का लैंडफॉर्म डिसाइड करता है। सॉइल में क्या क्या रहता है? सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कोई भी प्लांट है, एक ट्री है, ट्री में बहुत सारा पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता नीचे गिर रहा है, पत्ता नीचे गिर के जाके सड़ जाएगा। या अगर कोई प्लांट है, प्लांट मर गया, मर के नीचे गिर के जमीन पे सड़ गया, या एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है वो सारा चीज मिट्टी में मिल जाता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है, मिनरल्स भी रहता है, जिस रॉक से वो सॉइल बना हुआ है वो मिनरल्स भी रहता है, वेदर्ड रॉक्स भी रहता है, टूटा हुआ रॉक्स। तो ये सारा सॉइल का कंपोजिशन है। तो अगर ये सारा चीज का, ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का अगर सही कंपोजिशन हो ना, तो वो सॉइल फर्टाइल कहलाता है। अगर एडिक्वेट मतलब कि जिसका जितना भी जरूरत है वो हो, तो वो सॉइल फर्टाइल कहलाता है। अब हम लोग वेदर्ड रॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। ये वेदर्ड रॉक्स होता क्या है? तो वेदरिंग प्रोसेस को अब हम डिस्कस करेंगे। वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है? ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। जो भी रॉक एक्सपोज्ड है, सपोज कोई रॉक है वो एक्सपोज है, उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक तो टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है। अगर टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रात में फिर अचानक घट रहा है, तो रॉक का क्या होगा? दिन में एक्सपेंड करेगा, रात में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो रॉक टूट जाएगा छोटे छोटे भाग में। या फ्रोस्ट एक्शन है दूसरा। फ्रोस्ट एक्शन में क्या होता है कि रॉक के पोर्स में पानी चला जाता है, फिर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने के बाद वो पानी क्या होता है, आइस बन जाता है, वो एक्सपेंड करता है, या वो और अंदर चला जाता है और वहां जाके एक्सपेंड होने के बाद वो रॉक को तोड़ देता है। या प्लांट है, एनिमल एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी। प्लांट एक्टिविटी से कैसे रॉक टूटता है? प्लांट अपना जड़ रॉक के ऊपर, रॉक के अंदर से ले जाने का कोशिश करता है और धीरे धीरे इस प्रोसेस में रॉक को तोड़ता है। और एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटी, हम लोग तो रॉक को तोड़ते ही हैं। तो धीरे धीरे वो कोई भी एक रॉक होता है, बड़ा रॉक, वो धीरे धीरे टूट के वो छोटे टुकड़े में जो बटता है उसको बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। हम लोग लैंडस्लाइड के बारे में डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि होता क्या है। यह है मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। कोई भी रॉक या अर्थ का पार्ट, सॉइल का बहुत बड़ा चंक, जो कि जिसका कि मास मूवमेंट हो, तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये कब कब होता है? अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनोस। जनरली मेजर इसी चीज में, यही सब चीज के कारण होता है। सपोज एक हिली एरिया है, इस हिली एरिया में क्या है कि हमारा एक रास्ता है, यहाँ पे, यहाँ से गाड़ी जाता है इस रास्ते में, ठीक है, रोड बना हुआ है, या यहाँ पे घर है, यहाँ पे रॉक पड़ा हुआ है, या यहाँ पे सॉइल का पैचेस पड़ा हुआ है। जब रेनफॉल क्या होता है तो यहाँ का मिट्टी गीला हो जाता है और ये सारा चीज नीचे जाने लगता है। तो ये मिट्टी का बहुत बड़ा पार्ट जो है नीचे जाता है, इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। या रॉक नीचे जा रहा है, लैंडस्लाइड हो गया। अब एक तो हम रेनफॉल के बारे में बोल रहे हैं, जब फ्लड आता है या अर्थक्वेक से मूवमेंट होता है, तो ये जो स्टेबल है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये नीचे गिर जाता है। तो अर्थक्वेक के कारण भी लैंडस्लाइड होता है और वोल्केनोस के कारण भी लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड को मिटिगेट कैसे करें, इसका इफेक्ट को कम कैसे करें, मिटिगेशन इसको ही कहते हैं। इसका पहला तरीका है हजार्ड मैपिंग। जो हजार्डस एरिया है, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, उसको हम मैप करते हैं। मैप करने के बाद हम लोग अवॉइड करते हैं कि उस एरिया में कोई भी सेटलमेंट हो, वहाँ कोई रहे, या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री या कोई कुछ भी चीज़ सेटअप हो। हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन है, वहाँ पे कभी भी हो सकता है, तो वहाँ से अवॉइड किया जाता है। तो ये पहला था हजार्ड मैपिंग। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल। तो हम देखें कि एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के नीचे हम एक रोड बनाए हुए हैं, यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ लैंडस्लाइड होने का खतरा है, ठीक है, लैंडस्लाइड होने का खतरा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वाल बना देते हैं। वाल बनाने से क्या होता है, ऊपर से जो भी पत्थर या मिट्टी आ रहा है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, ये मेन एरिया पे नहीं जा पाता है, जहाँ पे हमारा सेटलमेंट है या जहाँ पे रोड है। तो ये रिटेंशन वाल लैंडस्लाइड को रोक देता है कुछ हद तक। तो पहला तो ये मेथड भी हो गया। दूसरा है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर में क्या होता है, यहाँ पे हम पेड़ लगा दिए,
जो जहाँ से लैंडस्लाइड होना रहता है वहाँ पे पेड़ लगा दिए, यहाँ भी पेड़ लगा दिए, यहाँ भी पेड़ लगा दिए, तो क्या होता है कि ये लैंडस्लाइड होने के लिए को रोकता है। तो रिटेंशन वाल हो गया, वेजिटेशन कवर हो गया, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, सरफेस का जो ड्रेनेज होता है वहाँ पे हम पत्थर डाल देते हैं, पहले एक खास ड्रेनेज का एरिया बना देते हैं, वहाँ पे हम लोग पत्थर डाल देते हैं ताकि आसपास का सॉइल इरोड ना हो, तो वहाँ पे ही सारा रेन वाटर वहाँ से फ्लो करेगा और हमारा लैंडस्लाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल का प्रोफाइल क्या है? सबसे बेस में होता है पेरेंट रॉक, वो पेरेंट रॉक पे ही सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक वो दिखता है। पेरेंट रॉक क्या होता है कि टाइम के हिसाब से टेम्परेचर, फ्रोस्ट एक्शन और भी जो कारण है इससे वो वेदरिंग प्रोसेस होता है और वो वेदर्ड रॉक बन जाता है, रॉक का छोटा छोटा पार्टिकल्स बन जाता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। समय के ही समय और भी होते जाता है, धीरे धीरे ये वेदर्ड रॉक चाहिए और महीन होते जाता है और फिर ये सब सॉइल बन जाता है और महीन होते होते सब सॉइल बन गया, और जब सबसे महीन हो गया तो वो टॉप सॉइल कहलाता है, जो कि हमारा सरफेस के अर्थ सरफेस पे रहता है टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल में भी सबसे ऊपर में ह्यूमस रहता है, इसको कि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्लांट है, या हमारा ये पेड़ है सपोज, हाँ यहाँ से पत्ता गिर रहा है, पत्ता गिर के सब यहाँ पे आया, तो ये जो भी पत्ता का डेड रिमेन्स हुआ या प्लांट का डेड रिमेन्स हुआ, एनिमल का डेड रिमेन्स हुआ, वो सब वहाँ सड़ जाता है, सड़ के वो मिट्टी में ही मिल जाता है, तो वो ह्यूमस होता है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल प्रोफाइल। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में, 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लगभग 100 साल या उससे भी ज्यादा लग जाता है, तो हमको इसका इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो इसके जो है 2 मेजर फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के। पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, कि पेरेंट रॉक जिससे कि वो सॉइल बना है वो कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे ही हमारा सॉइल का भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। सॉइल का कलर पेरेंट रॉक से ही आता है, उसका टेक्सचर भी उससे ही आता है, उसका मिनरल क्वालिटी भी तो उससे ही आएगा। मान लीजिए हम एक आयरन ओर लेते हैं, क्या लेते हैं? सपोज पेरेंट रॉक आयरन का है, आयरन ऑक्साइड का है, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा उस सॉइल का। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कि वो आयरन ऑक्साइड है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी वो हो गया, वो परमेएबल भी होगा। उसी हिसाब से दूसरा मेजर फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होता है? टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल अगर फेवरेबल हो तो वेदरिंग भी अपने स्पीड से होते ही रहता है, और ह्यूमस फॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है वो भी होते रहता है अपने स्पीड से। तो ये दोनों सबसे ज्यादा सॉइल को के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। पहला है हमारा पेरेंट रॉक, दूसरा है हमारा क्लाइमेट। बाकी का जो फैक्टर है वो भी देख लेते हैं। टाइम, तो टाइम फैक्टर में क्या है कि डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो टॉप सॉइल का लेयर जो है हमारा धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, या पूरा सॉइल प्रोफाइल का जो थिकनेस है वो बढ़ता जाएगा। फिर है टोपोग्राफी और रिलीफ। मान लिया जाए हम हिली एरिया लेते हैं, सपोज हिली एरिया है, ठीक है। हिली एरिया में क्या होगा कि सॉइल का थिकनेस कम होता है। क्यों कम होता है? कि जैसे जैसे सॉइल फॉर्मेशन होगा वो लोग धीरे धीरे नीचे खिसकते जाएगा, और नीचे खिसकते जाएगा तो यहाँ पे लेयर पतला ही रहेगा। मगर अगर वही प्लेन एरिया रहा तो वहाँ पे सॉइल बनते जाएगा और यहाँ पे ही रहेगा, तो प्लेन एरिया में लेयर का थिकनेस ज्यादा रहेगा। तो सॉइल फॉर्मेशन टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। फ्लोरा बोले तो प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हो गया, फौना हो गया, एनिमल्स, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हैं। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का डिग्रेडेशन होना, उसका क्वालिटी का खराब होना, उसको हम सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं, या सॉइल का इरोजन हो जाना। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का पहला इसका क्या क्या कारण है? पहला है ह्यूमन फैक्टर और दूसरा नेचुरल फैक्टर। किस किस कारण से होता है? हमारे एक्शन से ही होता है ह्यूमन फैक्टर में, और नेचुरल फैक्टर है जो कि नेचुरली होता है। तो पहला देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जंगल काट देना, हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से जंगल काट देते हैं, तो डिग्रेडेशन। तो इससे क्या होता है कि सॉइल का जो प्रोटेक्टिव लेयर था सॉइल का, उसके ऊपर फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन था, हम लोग जंगल काट दिए तो सॉइल एक्सपोज हो गया, उसका इरोजन हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन से
सॉइल डिग्रेडेशन होता है। दूसरा है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम ज़्यादा पैदावार के लिए हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालें और पेस्टिसाइड्स डालें तो सॉइल क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है, मतलब इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, सॉइल इनफर्टाइल हो गया तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइजर यूज़ करो, उतना ही पेस्टिसाइड्स यूज़ करो। इसका एक एग्जांपल है पंजाब। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो पंजाब में अच्छा खासा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज़ होने लग गया और अब शिकायत आ रही है कि धीरे धीरे वहाँ पे सॉइल का क्वालिटी खराब हो रहा है, अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा फैक्टर है डिग्रेडेशन का, रेन वॉश। बारिश होती है तो सॉइल को इरोड करके ले जाती है, सॉइल को बहा के ले जाती है। फिर लैंड स्लाइड है, लैंड स्लाइड से भी सॉइल का ऊपर लेयर हट जाता है। नेक्स्ट इज फ्लड, फ्लड के कारण भी सॉइल जो है फ्लड लेके चले जाती है साथ में। एंड देन ओवर ग्रेजिंग, जो भी हमारा घास फूस रहता है फील्ड में, वहाँ पे जो भी हमारा कैटल है, ठीक है, कैटल है, वो लोग उसको खाती है और खा के पूरा उसको सफाया कर देती है, जिससे कि सॉइल एक्सपोज हो जाता है। और फिर जब बारिश पड़ती है तो वो एक्सपोज सॉइल बह के चला जाता है या विंड से वो सॉइल उड़ के चला जाता है। तो ये सारा सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स है, जिसमें कि ह्यूमन और नेचुरल कंट्रीब्यूशन दोनों है। नाउ मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कि हम 2 क्रॉप लगाएं। ठीक है, 2 क्रॉप का रो है। इसमें क्या करते हैं कि दोनों क्रॉप के रो के बीच में हम लोग भूसा भर देते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रॉ बोलते हैं, स्ट्रॉ बोलते हैं। यहाँ पे इस फिगर में हम लोग क्या किए हैं कि पोटैटो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, पोटैटो है, पोटैटो में हम लोग क्या किए हैं, बीच में राइस हस्क डाल दिए हैं। जो राइस हस्क होता है ना, हम लोग जब पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो उसका जो भूसा बचता है वो भूसा बीच में डाल दिए। इससे फायदा क्या होता है कि वहाँ का जो सॉइल है, सॉइल में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर बाहर नहीं जा पाता है, वो मॉइस्चर लॉस नहीं होता है। इसके कारण सॉइल में अप्रोप्रिएट मॉइस्चर रहता है और आराम से क्रॉप फूलता रहता है। तो ये मल्चिंग प्रोसेस हो गया। दूसरा है कंटूर बैरियर। कंटूर बैरियर में क्या होता है कि ये हिली एरिया है, हिली एरिया में हम लोग बीच बीच में यहाँ पे पत्थर डाल देते हैं, यहाँ पे पेड़ लगा देते हैं और उसके जस्ट पहले यहाँ पे गड्ढा खोद देते हैं। इसमें जो भी पानी आता है ऊपर से बहते हुए यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो रेगुलर इंटरवल में ऐसा करते रहते हैं, यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है तो एक तो सॉइल इरोजन भी नहीं हुआ यहाँ पे और पानी भी स्टोर हो गया, तो वहाँ पे हम खेती भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कंटूर बैरियर। नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक डैम में क्या करते हैं हम लोग, रॉक डैम में कि जो भी वाटर का फ्लो है बहुत ही स्पीड से आता है, हम बीच में रॉक लगा देते हैं, यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं, जिससे कि वाटर का स्पीड कम हो जाता है और जब भी वो आगे जाता है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होने देता है, सॉइल लॉस नहीं होने देता है। नेक्स्ट मेथड है टेरेस फार्मिंग। जो भी हिली एरिया है, हिली एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल को ऐसे बनाते हैं, मतलब कि अर्थ को इस तरह से हम लोग उसको खोद के उसको फ्लैट सरफेस बना देते हैं, ताकि फ्लैट सरफेस में आराम से हम लोग इसमें क्रॉप उगा सकें। और क्रॉप उगाने के बाद इससे फायदा क्या होता है कि तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और वाटर भी कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में जो मेन क्रॉप है बीच में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में हम दूसरा क्रॉप लगा देते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो। जैसे कि यहाँ पे बीच में हम लोग क्या किए हैं, ये शुगर केन बीच में लगा दिए हैं। ठीक है, शुगर केन लगाने से क्या होगा कि सॉइल इरोजन यहाँ पे रुक जाता है। उसी तरह कंटूर प्लाइंग है। कंटूर प्लाइंग में क्या है कि एक हिली एरिया है, हिली एरिया में बीच में गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोद देने से क्या होगा कि एक तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, बीच में हम ये कर दिए, गड्ढा खोद दिए, सॉइल नीचे से नहीं जाएगा। और दूसरा चीज़ कि जो भी ऊपर से पानी आएगा वो इस गड्ढा में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टोर जब हो जाएगा तो पानी भी हमारा कंजर्व हो गया, सॉइल भी बच गया, वहाँ पे खेती होता है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि जो भी प्लेन एरियाज है, ये जनरली प्लेन एरियाज में हम लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ पे विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग लंबा लंबा पेड़ लगा दिए, लंबा लंबा पेड़ एक लाइन से लगा दिए विंड के डायरेक्शन में। तो जो भी हाई स्पीड विंड आता है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और उसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो ये शेल्टर बेल्ट हो गया। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता था कि अल्टरनेट हम लोग क्रॉप लगाते थे और बीच में भूसा भर देते थे, स्ट्रॉ डाल देते थे। कंटूर बैरियर्स में हम लोग क्या करते थे
कि यहाँ पे बीच में पत्थर या पेड़ लगा दिए और वहाँ पे गड्ढा खोद दिए पानी स्टोर होने के लिए। फिर था रॉक डैम में हम लोग पत्थर लगा दिए ताकि वाटर का स्पीड कम हो जाए। टेरेस फार्मिंग में हम लोग फ्लैट सरफेस बना देते थे। इंटरक्रॉपिंग में हम लोग अल्टरनेट क्रॉप्स लगाते थे जो कि इरोजन को रोकता है। कंटूर प्लोविंग में क्या होता था कि हम लोग जो भी स्लैंटेड स्लोप वाला एरिया होता था, हिल एरिया, उसमें हम लोग क्या करते थे कि बीच में गड्ढा खोद देते थे जिसमें कि पानी स्टोर होता था और सॉइल इरोजन भी बंद हो जाता था। शेल्टर बेल्ट में हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट में हम लोग पेड़ लगा देते हैं एक लाइन से विंड के डायरेक्शन में, ताकि हाई स्पीड विंड के मूवमेंट से हमारा सॉइल इरोजन ना हो। तो ये सारा मेथड था सॉइल कंजर्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, वाटर जिसमें कि वाटर साइकिल होगा, फिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर कोई नया वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं, वो भी आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा। थैंक यू।